हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले नए चैप्टर के बारे में, दैट इज साउंड। साउंड के बारे में बात करेंगे। जो सीबीएसई 11th सीबीएसई में जो बच्चे हैं उनके लिए वेव्स नाम का एक पूरा चैप्टर है, उसका एंड पार्ट जो है वो साउंड है। एंड 11th एचएससी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए साउंड सेपरेट चैप्टर है। वेव्स जो चैप्टर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेव, इट इज इन द नेक्स्ट ईयर। तो 11th सीबीएसई वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 11th एचएससी वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस चैप्टर बिकॉज without understanding the detailed knowledge of waves, understanding this chapter is slightly hard. स्टेट सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं, सीबीएसई वाले बच्चों को वो प्रॉब्लम नहीं होगा। द रीजन इज सीबीएसई वाले बच्चे जो होंगे उनके लिए ये वाला जो चैप्टर है वो और एक बार लाइकली और एक बार होगा जब वेव चैप्टर उनके लिए होगा। सो एकदम अच्छे से देखना इसके लिए क्या है। इसमें ज्यादा वेव का मैथमेटिक्स है नहीं, लेकिन वेव की थियरीज एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सीबीएसई वाले बच्चों को मैथमेटिक्स के साथ आता है तो उनको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है, जल्दी होती है, लेकिन वो वेव्स चैप्टर के एंड में ये पार्ट आता है। तो बेसिकली सीबीएसई वाले बच्चों को मैं आधा चैप्टर पहले पढ़ा रहा हूँ, लेटर आधा चैप्टर पहले पढ़ा रहा हूँ, रिमेनिंग चैप्टर आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। एंड स्टेट बोर्ड वालों को पूरा चैप्टर है। सो ये लास्ट कॉमन पार्ट है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई वाले बच्चों का। सो विल स्टार्ट, ठीक है। सो साउंड के बारे में बात करने वाले। तो हमें पता है कि टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज, बाहर वाली जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर ने हमें 5 सेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। 5 सेंसेस दिए हुए हैं कि हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक है ना, हम स्मेल कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, वी कैन हियर द थिंग्स, ठीक है ना, हम सुन सकते हैं, वी कैन टेस्ट द थिंग्स, वी कैन सी द थिंग्स एंड, ठीक है ना, हम देख भी सकते हैं चीजें। स्मेल, हियर, टेस्ट, सी एंड टच, ठीक है ना। ये टच, ये 5 सेंसेस हमें दिए। 6 सेंस दिया हुआ है, लेकिन 6 सेंस जो होता है, ठीक है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने के लिए नहीं होता है, इसलिए उसको हम फिजिक्स में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। 6 सेंस होता भी नहीं, पता नहीं, ठीक है ना, होता होगा शायद, ठीक है ना। कभी कभी लगता है हमें ये चीज करनी चाहिए, ये चीज मुझे पता है, ये मुझे चीज लगती है, ये वाला जो होता है ना वो 6 सेंस के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। चलो, सो मुद्दा ये है कि ये 5 क्वांटिटीज, ये जो 5 सेंसेस हमें दिए हुए हैं कि वी कैन स्मेल, हियर, टेस्ट, सी, टच, ये वाले जो होते हैं ये सेंस करने के लिए हमें 5 डिफरेंट ऑर्गन्स दिए हुए हैं। बॉडी ऑर्गन, स्मेल करने के लिए हमारे पास नोज है, हियर के लिए हमारे पास ईयर है, ठीक है ना, टेस्ट के लिए हमारे पास टंग है, ठीक है ना, सी के लिए हमारे पास आईज हैं, टच करने के लिए हमारे पास स्किन है, ठीक है। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे पास आती है थ्रू दीज ऑर्गन्स। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इन बॉडी ऑर्गन से मुझे वो सारी चीजें जो होती है वो समझ में आती है। आई कैन सेंस दोज थिंग्स। इसमें से हर एक चीज जो होती है बेसिकली इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में उन्हें कहा जाता है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये भी क्या करते हैं, नोज, ईयर, टंग, आई, स्किन, ये क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को सेंस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करते हैं एंड दे कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस सिस्टम, और वो हमें वहां पे फील होता है, वो हमें वहां पे फील होता है। तो ब्रेन जो होता है दैट अंडरस्टैंड्स ओनली द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये जो स्मेल होता है, ये, ठीक है ना, साउंड होता है, टेस्ट होता है, सी, टच, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हम फील करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय दीज ट्रांसड्यूसर्स। हर एक का अपना अपना होता है। अगर मैं एक गुलाब का फूल ले लूं और कान पे लगा दूं तो आई कांट स्मेल, क्योंकि हर एक का अपना अपना काम होता है। तो ईयर जो होता है वो किस क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, सारे नोज, ईयर, टंग, आई, स्किन, ये सारे उनको जो क्वांटिटी समझ में आती है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो वी आर इंटरेस्टेड इन ईयर, हम कान में इंटरेस्टेड है, अभी बाकी चीजों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कान में इंटरेस्टेड है। तो कान जो होता है उसको सिर्फ साउंड सिग्नल्स जो होते हैं वही समझ में आते हैं एंड इट कैन कन्वर्ट दोज साउंड सिग्नल्स इनटू द इलेक्ट्रिकल पल्सेस, उसको ही कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड के बारे में कि साउंड होता क्या, ठीक है, साउंड होता क्या है। सो सिंपल सी बात है, साउंड क्या होता है, साउंड आर द वाइब्रेशंस। आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, ठीक है ना। साउंड इज अ वाइब्रेशन।
वाइब्रेशन होते हैं, ये साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशंस मेरे कान तक आते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेशंस क्या होते हैं? तो वाइब्रेशंस आर नथिंग बट द ऑसिलेशंस व्हिच आर डन इन अ वेरी फास्टर मैनर, व्हिच आर डन इन वेरी फास्टर मैनर आर ऑसिलेशंस। यानी अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, चलो ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो ऑसिलेट हो रहा है, हाँ हो रहा है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है। वाइब्रेशंस अब समझ में आ गया, वाइब्रेशंस यानी बहुत फास्ट वाले जो ऑसिलेशंस होते हैं वो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो वाइब्रेशंस जो होते हैं, वो वाइब्रेशंस पूरे के पूरे अराउंड उसके कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तैयार करते हैं, और वो जो डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस थ्रू द मीडियम मेरे कानों में पहुंचता है, और मैं उस साउंड को फील कर सकता हूं, इसका मतलब वो जो डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस एक कहीं जगह पे जनरेट होता है और वहां से लेके मेरे कान तक आता है। ये जो डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस मेरे कान तक आता है थ्रू द मीडियम, ठीक है ना, मीडियम के थ्रू आता है। ये जो डिस्टरबेंस होता है, इस डिस्टरबेंस को हम कहते हैं वेव। हम क्या कहते हैं उसको? वेव। सो व्हाट इज मीन बाय वेव? वेव इज अ डिस्टरबेंस क्रिएटेड इनटू द मीडियम। वेव इज अ डिस्टरबेंस, सिंपल सी बात है, वेव इज अ डिस्टरबेंस। अब वेव इज अ डिस्टरबेंस यानी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी transmitted from one place to another place in the form of wave। अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ये जो वेव है, तो हम साउंड को पढ़ने से पहले वेव को पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। हमने ईयर सिस्टम जो है उसको पढ़ने के लिए हमें साउंड को पढ़ना जरूरी है, और साउंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे वेव पढ़ना जरूरी है, बिकॉज मुझे पता है साउंड इज अ वेव। तो वेव के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वेव के बारे में बात करते हैं। अब वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव इज अ डिस्टर्बेंस। तो डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम, डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम, तीन टाइप्स होते हैं वेव के, ठीक है ना। वेव जो होती है, वेव के तीन टाइप्स बनते हैं। वेव कौन से तीन टाइप्स बनते हैं? एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरी जो वेव होती है, देखो ठीक से, तीसरी जो वेव होती है उसे कहा जाता है मैटर वेव, मैटर वेव। अब मैकेनिकल वेव यानी जो वेव ट्रैवल होने के लिए मीडियम लगता है, ऐसी वेव को क्या कहा जाता है? मैकेनिकल वेव। मीडियम लगता है, मीडियम लगता है। ईएम वेव्स, ऐसी वेव्स जो ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। सो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। बेसिकली मीडियम की जरूरत नहीं होती, इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। उनको मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन वो अपना मीडियम खुद तैयार करके जाते हैं, जिसे हम बाद में आप पढ़ोगे, ईएम वेव्स के वक्त पढ़ोगे, उसे कहा जाता है एनवलप। वो अपना खुद मीडियम तैयार करते करते जाते हैं, लाइक दे आर, ठीक है ना, दे आर डिगिंग अ टनल करते हो, तो हम टनल करते हैं तो हम क्या करते हैं? रास्ता बनाते हैं, और उसके रास्ते से आगे जाते 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 हम अपना अपना रास्ता और बनाते हुए जाते हैं। सो दे क्रिएट एनवलप, मीडियम का एनवलप तैयार करते हैं और उसके थ्रू जाते हैं। सो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडिएशंस, हीट, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ट्रैवल होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। मैटर वेव, डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल आएगा आपको क्वांटम मैकेनिक्स में, मॉडर्न मैकेनिक्स में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि भाई मास, कोई भी मास जब मूव होना शुरू हो जाता है तो वो खुद के साथ अपनी एक वेव तैयार करके जाता है, जिसे कहा जाता है मैटर वेव। ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो डिटेल में, 12th स्टैंडर्ड में आपको एक छोटा सा पार्ट है उसका मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है, तो वहां पे आप पढ़ोगे व्हाट इज मीन बाय मैटर वेव, कि कोई भी मास जब मूव होना शुरू हो जाता है तो वो अपने साथ खुद की वेव लेके जाता है, ठीक है ना। ये यहां पे जाके पढ़ोगे, ये अभी नहीं है, ये भी अभी नहीं है, 12th में जाने के बाद है। ये है मैकेनिकल वेव, जिसके लिए मीडियम लगता है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। आपने 9th स्टैंडर्ड में साउंड पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपने देखा था, एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने कि आप वैक्यूम में कुछ बजा के देखो,
तो वहां पे साउंड नहीं आता है, बिकॉज साउंड नीड्स द मीडियम. सो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. तो क्या होती है मैकेनिकल वेव? तो मैकेनिकल वेव क्या करती है? मैकेनिकल वेव जो सोर्स होता है वहां पे डिस्टरबेंस तैयार होता है और वहां से डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है. एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है. सिर्फ डिस्टरबेंस ट्रांसमिट होता है, उसे कोई भी पार्टिकल लेके नहीं जाता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. कोई भी डिस्टरबेंस जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, उसे कोई पार्टिकल लेके नहीं जाता है. ठीक है. अब ये जो मैकेनिकल वेव है ना, इस पे ट्रांसमिशन पे डिपेंडेंट दो पार्ट बन जाता है, जिसमें से एक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं. एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा होता है स्टेशनरी वेव. दूसरा होता है स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव यानी जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है. डिस्टरबेंस तो है लेकिन वो ट्रैवल नहीं हो रहा है. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक कंस्टेंट रीजन में वो अटका हुआ है. डिस्टरबेंस है, वेव है वहां पे, लेकिन वो ट्रैवल नहीं हो रही है, एक जगह पे अटक के बैठी हुई है. ठीक है ना. उसे कहा जाता है स्टेशनरी वेव. उसे कहा जाता है स्टेशनरी वेव. तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? ऑब्वियसली वो कंस्टेंट रीजन में नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होती है. टिल द एनर्जी इज देयर, टिल द एनर्जी इज देयर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कंटिन्यूअसली ट्रैवल होती है. आइडियली वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल होती है. उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव. तो साउंड इज अ प्रोग्रेसिव वेव. साउंड इज अ प्रोग्रेसिव वेव. इस तरीके से हम देखने वाले. साउंड इज अ प्रोग्रेसिव वेव, इस तरीके से हम देखेंगे. ठीक है. सो अब देखो हमने क्या देखा? वेव. वेव में तीन पार्ट होते हैं, उसमें से मैकेनिकल वेव, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव के दो पार्ट होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव. उसमें से प्रोग्रेसिव वेव के बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है ना. यहां तक आ गए हम लोग. अब इसके आगे जाके बात करते हैं. ठीक है ना. वेव्स के बारे में अगेन हम वेव में ही हम वेव को फंडा क्लियर करेंगे, देन विल एंटर इनटू द साउंड वेव. ठीक है. अब वेव कैसे होती है देखो. सिंपल सी बात, एकदम सिंपल एग्जांपल बता देता हूं. मैंने क्या किया, एक पानी का पॉन्ड था. ठीक है ना. पानी था, पानी में मैंने ऐसे पत्थर डाल दिया. जैसे ही मैंने पत्थर डाल दिया, वो जहां पे पत्थर गिरा वहां पे वो जो पानी था वहां पे डिस्टर्ब हो गया. वहां के जो पार्टिकल्स थे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो गए. ठीक है. अब वो जो डिस्टर्बेंस था, वो डिस्टर्बेंस जो था वो ट्रैवल होना शुरू हो गया. हम जिसे एडीज कहते हैं. और वो एकदम एंड तक, जहां तक पानी है वहां तक एंड तक चला गया. अब ठीक से देखो, इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं. मैंने क्या किया, पत्थर यहां पे डाल दिया. जैसे ही यहां पे डाल दिया, यहां के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए. यहां के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए और डिस्टर्ब होने की वजह से इन पार्टिकल्स ने ईडीज तैयार किए. ठीक है ना. ईडीज तैयार किए. अब हुआ क्या देखो, ये वाला पार्टिकल यहां पे पत्थर गिरा तो यहां के जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स ने ईडीज तैयार करना शुरू किया. ईडीज तैयार किए यानी क्या, उन्होंने जब उन पे डिस्टर्बेंस तैयार हुआ, उन पे एक्सटर्नल एनर्जी का वार हुआ, वो डिस्टर्बेंस जो था, वो जो एनर्जी थी उन्होंने अपने पार्टिकल्स, ठीक है, नेबरिंग पार्टिकल्स को दे दी. तो नेबरिंग पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए. नेबरिंग पार्टिकल डिस्टर्ब होने के बाद उन्होंने वो डिस्टर्बेंस उसके बाजू वाले आदमी को दिया. ठीक है ना. बाजू वाले पार्टिकल को दिया. एंड सो एंड सो फोर्थ. यानी हुआ क्या कि स्लोली 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 ये जो पार्टिकल्स थे, जो भी उनमें डिस्टर्बेंस तैयार हो रहा था, वो डिस्टर्बेंस अपने बाजू वाले को दे रहे थे, अपने बाजू वाले को दे रहे थे. यहां पे हुआ क्या देखो, मुझे ईडी ऐसे दिखाई देना शुरू हुई. यानी ईडी की डायरेक्शन ये थी. वो जो वेव है वो वेव ऐसे जा रही थी, उसकी डायरेक्शन ये थी. लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पार्टिकल के बारे में बात करूं तो ये पार्टिकल ऊपर चला गया, नीचे, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद अपनी जगह पे आ जाएगा. ये वाला भी पार्टिकल पहले नीचे आ चुका है. ठीक है ना. अब ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से अपनी जगह पे आके रुक जाएगा. ऊपर जाके अपनी जगह पे. सो सेम बाजू वाले पार्टिकल्स, यानी हर एक पार्टिकल जो होगा वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अपनी जगह पे आके रुक जाएगा. ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने बाजू वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे चुका है. ठीक है ना. अपनी एनर्जी दे चुका है. इट्स लाइक देखो,
बहुत सारे बच्चे हाथ में ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, सपोज कंसीडर करके चलो, ठीक है, या फिर एक स्ट्रिंग पकड़ लो, एक स्ट्रिंग पकड़ लो, ठीक है ना, स्ट्रिंग पकड़ लो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये जो स्ट्रिंग थी, ओके, इस साइड से मैंने क्या किया, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्टिकल, इधर वाला पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल को मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे झटका दिया, सिर्फ इस वाले पार्टिकल को। तो ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था तो वो अपने बाजू वाले पार्टिकल को भी ऊपर लेके गया, ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन, जाना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बाद मैंने झटका दिया, इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल का, सिर्फ एक पार्टिकल को मैंने एनर्जी दी, उस वाले पार्टिकल ने एनर्जी ली, उसके बाजू वाले को दी, वो पार्टिकल ऊपर से नीचे गया, अपनी जगह पे आ गया, उसके बाजू वाले को दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी मैंने इसको झटका देने के बाद ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऐसे हो गई, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऐसे होगी। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे भी पार्टिकल्स, डिस्टर्बेंस जो है वो इस तरफ जा रहा है, लेकिन सारे पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे हैं, सिर्फ क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे जाके अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं। यानी पार्टिकल्स आर मूविंग लाइक दिस एंड द वेव इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस इस तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ तो इस तरफ जा रहा है, वो क्या जा रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है, डिस्टर्बेंस इस तरफ जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स ऐसे मूव हो रहे हैं। ये जो वेव होती है जिसपे पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये जो वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, when the particles move perpendicular to the direction of motion of the wave, this type of wave is called as transverse wave, ठीक है ना। ऐसी वेव को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ऐसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना, आप पीछे खड़े हो, एकदम पीछे खड़े हो, ठीक है ना, एज नो, ठीक है ना। अगर आप ब्रैट हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आगे वाले बच्चे को धक्का दे दोगे। अब आगे वाला बच्चा किधर गया, उसके आगे वाले बच्चे पे गिर गया, तो वो ऐसे गिर के आगे वाले बच्चे को धक्का देगा और अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। वो बच्चा उसके आगे वाले बच्चे पे जाके गिरेगा, वो बच्चा उसके आगे वाले बच्चे, और आपने जो एक धक्का दिया था वो धक्का ट्रांसमिट होता जाएगा, सारे बच्चे अपनी ही जगह पे हैं। गेटिंग द पॉइंट, सारे बच्चे अपनी ही जगह पे, सिर्फ धक्का आगे जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। एंड सारे के सारे जो सॉरी, धक्का किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो अनलाइक दिस पार्टिकल्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, पार्टिकल्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। इस टाइप की वेव जो होती है उसे कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उसे क्या कहा जाता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। यहां तक आपने पढ़ा हुआ है, यहां तक आपने पढ़ा हुआ है। ये जो वेव होती है ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। सो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ऐसे दो टाइप की वेव होती है, ऐसे दो टाइप की वेव होती है। लेकिन वेव क्या होती है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ डिस्टर्बेंस जिसमें ऑब्जेक्ट, पार्टिकल जो होते हैं वो ऑसिलेट होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं ऑसिलेट होते हैं, मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, मे बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, लेकिन ऑसिलेट फॉर श्योर होते हैं, ठीक है ना। यानी पार्टिकल जो होते हैं उनकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है ना। वाइब्रेशंस आर आल्सो ऑसिलेटरी मोशन विथ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। वाइब्रेशंस भी ऑसिलेटरी होते हैं, सिर्फ उनका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, उनका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द ऑसिलेशंस एंड द वेव। तो अब वेव के बारे में बात करते हैं, वेव की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब स्लाइटली मैथमेटिक्स में घुसते हैं, वेव के पीछे के मैथमेटिक्स में घुसते हैं, ठीक है। अब वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वेव कहते ही मेरे दिमाग में क्या आ जाता है, वेव कहते ही मेरे दिमाग में क्या आ जाता है, वेव कहते ही मेरे दिमाग में ये वाला, ओके ठीक है चलो, ये वाला शेप आ जाता है। वेव कहते ही ये वाला शेप आ जाता है। लेकिन ये वाला जो शेप होता है इसमें एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है, समझ लो ठीक से। सो एक्स एक्सिस पे विल कॉल इट एज फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का नाम जस्ट लेट मी चेक। ओके,
वो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन वेव फंक्शन होता है। सो उस वेव फंक्शन को हम लेते हैं सपोज y, सो y ऑफ x एंड x, यानी ये जो वेव फंक्शन होता है, वेव का जो भी इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, दूसरा होता है टाइम वेरिएबल। एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, एक होता है टाइम वेरिएबल। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल के हिसाब से अगर मैं रखता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल के हिसाब से रखता हूं तो ये मुझे ऐसी वेव मिल जाती है, ये मुझे ऐसी वेव मिल जाती है। उसके एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है एंड वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, यानी वेव एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बात करता है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो शेप होता है, ये वाला शेप रिपीट हो रहा है, ये वाला शेप रिपीट होता है। तो ये जो होता है ये बेसिक शेप है, ये जो होता है ये बेसिक शेप होता है, इसे कहा जाता है वेवलेट। इसे क्या कहा जाता है? वेवलेट। वेवलेट है छोटी वेव, ठीक है ना। और हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो वेव है, ये वेवलेट जो है यही ट्रांसमिट होता हुआ जाएगा। हम क्या कंसीडर करते हैं? ये जो वेवलेट है यही ट्रांसमिट होता हुआ जा रहा है, ये हमारी बेसिक वेव है। तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। ये कैसा है, इस पे डिपेंडेंट आगे वाले जो शेप्स होंगे वो होते हैं। सो इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं की तो भी चलेगा, ठीक है। अभी ये वेव फंक्शन के बारे में बात नहीं की तो चलेगा, बिकॉज आपका वेव चैप्टर हुआ नहीं है। सो अभी इसको ऐसे पकड़ के चलते हैं, ठीक है, ऐसे था, ठीक है। तो ये वाली जो वेव है, इस वाली वेव में यहां पे आप ये बेसिक अगर स्ट्रक्चर कंसिडर करो, ये बेसिक स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, तो ये पॉजिटिव लोब कहा जाता है और इसको निगेटिव लोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव लोब एंड निगेटिव लोब। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव लोब्स होते हैं, तो ये पूरी वेव जो होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस जब ट्रैवल करता है एक शिप, तो इसे कहा जाता है लैम्बडा। लैम्बडा मींस वेव लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेव लेंथ। ये जो टोटल डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है वेव लेंथ। यहां पे हर एक पार्टिकल जो होता है, हर एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, यानी उसकी बेसिक पोजीशन ये है, लेकिन वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली ऑसिलेट हो रहा है। अगर ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट हो रहा है तो अपनी मीन पोजीशन छोड़ के वो कितना मैक्सिमम दूर जाता है, उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। उसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड, ए, ठीक है। ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, ये अगर x यहां पे रखा हो तो, ठीक है, तो इस वेव को लैम्बडा डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी एक वेवलेट कंप्लीट करने के लिए, यानी एक टोटल घूम के आने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ द वेव। उसे क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में एक वेव लैम्बडा डिस्टेंस कवर करती है। एक टाइम पीरियड में एक वेव लैम्बडा डिस्टेंस कवर करती है, यानी टी टाइम में जो डिस्टर्बेंस होता है वो लैम्बडा डिस्टेंस जाता है, वो लैम्बडा डिस्टेंस जाता है। सो लैम्बडा एंड टी, तो ये डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम v मिल जाता है मुझे। सो v इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय टी, लैम्बडा डिवाइडेड बाय टी। सो ये क्या होती है? ये होती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखो, बाद में आपको वेव में होगा ही, लेकिन फिर भी एक चीज याद रखो कि ये जो वेव वेलोसिटी होती है, समझ लो ठीक से, ये जो वेव वेलोसिटी, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वेव जो होती है उसमें दो वेलोसिटीज होती हैं। एक होती है वेव वेलोसिटीज जिस स्पीड से डिस्टर्बेंस जा रहा है, और दूसरी होती है पार्टिकल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग होती है। एक होती है वेव मोशन, एक होती है पार्टिकल मोशन। साउंड पढ़ते वक्त हमें पार्टिकल मोशन से कुछ लेना देना है नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन वेव, इसलिए मैंने वेव वेलोसिटी निकाली हुई है। सो v इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय t। अब मुझे पता है कि 1/t इज इक्वल टू n, व्हिच इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वही यहां पे रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है? v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू n। उसे क्या मिलता है? v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू n, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, दैट इज फेज एंड फेज डिफरेंस, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। फेज एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। चलो कंसीडर करो एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग जो है ना एक रिजिड सपोर्ट को बांधी हुई है, ठीक है ना। एक रिजिड सपोर्ट को मैंने उसको बांध के रखा हुआ है। अब
ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने यहां पे पकड़ा और मैंने उसको झटका देना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पार्टिकल को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। जैसे मैं इस पार्टिकल को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता हूं, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेव, वो वेव में कन्वर्ट हो जाती है। यानी नाउ द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग थ्रू, नाउ द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग थ्रू दिस वेव। ये जो डिस्टर्बेंस है ये वेव के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, यानी उसके थ्रू ट्रैवल हो रहा है, ये उस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है इसको कंसीडर करो A, इसको कंसीडर करो B, इसको कंसीडर करो C, इसको कंसीडर करो D, ये E पकड़ लो, इसको F पकड़ लो, इसको G पकड़ लो। ठीक है, अब देखो यहां पे ठीक से देखो, यहां पे और 4 पॉइंट है G, E, F, G, ये H, I, सॉरी I, और यहां पे J, K, L, M, ये सारे पॉइंट्स ठीक से देख लेना, सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने ऊपर ले गया, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ऊपर लेके गया और उसको नीचे लाया। जैसे ही नीचे लाया मैं, ये ए पॉइंट मीन पोजीशन पे पहुंचते ही ये वाली वेव मिलेगी मुझे। मैं कंटिन्यूअसली ए पॉइंट को ऊपर नीचे कर रहा हूं, इसका मतलब ए पॉइंट अब किस तरफ जा रहा है, नाउ इट इज ट्राइंग टू गो डाउन, नाउ इट इज ट्राइंग टू गो डाउन। लेकिन सिमिलरली अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ट्राई टू इमेजिन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, इमेजिन करने की कोशिश करो, ये ए नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स का मीन पोजीशन है, ये सारे पॉइंट्स का मीन पोजीशन है। अगर ये सारे पॉइंट्स का मीन पोजीशन है तो जितना मीन पोजीशन छोड़ के एच पॉइंट गया है, सपोज एच पॉइंट जो है वो एक्स मीन पोजीशन छोड़ के एक्स डिस्टर्बेंस हो चुका है उसका, ठीक है ना। ये बी का कितना हो चुका है, ए, यानी ये मैक्सिमम जा सकता है, ए इज एम्पलीट्यूड, उतना जा चुका है वो। आई जो है वो भी एक्स डिस्टेंस मूव हो चुका है, आई भी एक्स डिस्टेंस मूव हो चुका है। सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट फेज। व्हाट डू मीन बाय फेज? फेज क्या होता है? फेज इज स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेशन। फेज इज स्टेट ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशंस, यानी पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशंस की कौन सी स्टेज पे है, ऑसिलेशंस की कौन सी स्टेज पे है, उसे कहा जाता है फेज। ठीक है, अब देखो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। ये वाला जो पार्टिकल है इसका भी डिस्प्लेसमेंट x हो चुका है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट x हो चुका है, I का भी। H और I दोनों का डिस्प्लेसमेंट x हो चुका है, लेकिन x जो है अब वो नीचे जाने के, ठीक है ना, अब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन I जो है वो अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन L जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और L का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x हुआ है। इसका मतलब जिस वाइब्रेशनल स्टेट में H है उसी वाइब्रेशनल स्टेट में L है, जिस ऑसिलेशन की स्टेट में H है उसी ऑसिलेशन की स्टेट में L है, जिस स्टेट में I है उसी स्टेट में M है। इसका मतलब मैं कंसीडर करके चलता हूं कि H एंड L आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दे आर इन फेज। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इन फेज। उसे अब क्या कहते हैं? इन फेज। समझ लो ठीक से व्हाट आई एम सेइंग। इसे क्या कहा जाता है? इन फेज कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे ये सारे पार्टिकल जो है वो अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। ये जे जो है, जे किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? सिंपल सी बात है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। के जो है, देखो ठीक से, के जो है, के और नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। के जो है और नीचे जाने की कोशिश कर, सिंपल सी बात है। देखो ए को मैं जब ऊपर लेके गया, एकदम ऊपर लेके गया, तो उसके साथ एच भी आ गया। जैसे ही मैंने ए को नीचे लिया, एच एम्पलीट्यूड कवर करके अब नीचे आ रहा है। बी जो था उस वक्त नीचे था, एच के पीछे था। जब एच एम्पलीट्यूड टच करके नीचे आना शुरू हुआ, तब जाके बी ने एम्पलीट्यूड टच किया और उसके बाद बी भी अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आई जो था, जैसे ही बी नीचे आने की कोशिश करेगा, बी नीचे जाएगा, उस वक्त आई जो होगा वो एम्पलीट्यूड पे होगा। देखो ट्रांसमिट कैसे हो रही है, डिस्टर्बेंस ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। आई जो होगा वो एम्पलीट्यूड पे जाएगा, देन नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी जब मैं इस पिक्चर को देखता हूं तो आई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एच नीचे आने की कोशिश कर रहा है।
जे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, के नीचे आने की कोशिश कर रहा है. सो अंडरस्टैंड द हाउ द वेव इज ट्रैवलिंग. Every particle tries to go up to the amplitude, then come back on the normal position, equilibrium position, then down to the amplitude. ऐसे जाने की कोशिश करते हैं. ये जो होता है इसे कहा जाता है फेज. इसे क्या कहा जाता है? फेज कहा जाता है. वेव जो होती है, बेसिक वेव का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो ठीक से, बेसिक वेव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने हर एक प्लेस में डिवाइड करके रखा हुआ है. वेव चैप्टर जब होगा तब आपको अच्छे से पता चलेगा. अभी बस समझ लो कि ये जो इनिशियल पोजीशन होती है, सपोज इनिशियल पोजीशन यहां पे अगर हम उल्टा नहीं, यहीं से शुरू करते हैं. चलो, इनिशियल पोजीशन वहां पे उल्टा आ रहा है, लेकिन यहां पे मैं इस तरफ से ले रहा हूं. जो इनिशियल पोजीशन होती है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं. ये हाफ पोजीशन अपर जा चुका है. इस पोजीशन को हम पाई बाय 2 कहते हैं. ये वाली जो पोजीशन होती है उसे पाई कहा जाता है. ये वाली जो पोजीशन होती है उसको कहा जाता है 3 पाई बाय 2, और ये वाली पोजीशन जो होती है 2 पाई. यानी एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑसिलेटर सॉरी एक पार्टिकल जो होता है, वेव जाते वक्त वो 0 से पाई बाय 2 जाके पाई आके 3 पाई बाय 2 जाके वापस 2 पाई, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसका, एक साइकिल ऑफ द वेव कंप्लीट होती है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है. तो अब एक ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है, ठीक है ना, ये वाला जो है वो यहां पे है. ठीक है, समझो ठीक से. अगर एक पार्टिकल एक्स पार्टिकल अगर यहां पे है, वाई पार्टिकल अगर यहां पे है, तो एक्स पार्टिकल का फेज कितना है? पाई बाय 2. वाई पार्टिकल का फेज कितना है? 3 पाई बाय 2. दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट पाई. दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है. दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द स्टेट. वो एक्स स्टेट में है, ये वाई स्टेट में. ये वाला पार्टिकल, वाई वाला पार्टिकल यहां पे है, ये एक्स वाला पार्टिकल यहां पे है. एक्स जो स्टेट है उसको हम कहते हैं फेज पाई बाय 2. वाई जो स्टेट है उसको हम कहते हैं फेज 3 पाई बाय 2. तो उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ? 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 नथिंग बट 2 पाई बाय 2. दैट्स पाई. इतना x और y में फेज डिफरेंस है. ठीक है. अब इसके आगे और एक वेव अगर निकाल लेता हूं मैं, और एक वेव अगर निकाल लेता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, चलो ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट? 2 पाई प्लस पाई बाय 2. सो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना होगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2. यानी ये वाला कितना होगा? 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2. अब देखो ये जो x है ये जिस फेज में है, अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है. दोनों एग्जैक्टली सेम फेज में है, और इनमें फेज डिफरेंस कितना है? 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट 2 माइनस 2 कितना, सॉरी 2 2 फाइनल 4 बाय 2, 4 पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट 2 पाई. जो दो प्लेसेस, दो जो फेजेस होते हैं, दो जो पार्टिकल्स होते हैं, इफ दे आर इन फेज, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. दो पार्टिकल्स अगर इन फेज होते हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई. साउंड वेव्स के लिए इतना सफिशिएंट है. बाकी मैक्सिमम जो होगा वो वेव्स में होगा आपके लिए. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेजेस. ये फेजेस होते हैं, इस तरह से इनको किया जाता है, फेज एंड फेज डिफरेंस. बहुत स्लोली देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बार देखना. सो दिस इज अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स. उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, देन विल गो फर्दर. थैंक यू वेरी मच.